तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजर्स के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे तीनों भाई प्रिंस और उसकी बहन को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर इन लोगों ने फाइट की थी वहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान होता है। फाइट के बाद वहाँ पर जो बिल्डिंग होती है वो बुरी तरह से टूट फूट जाती है और वहाँ पर काफी सारा नुकसान होता है। तो ये सभी लोग मार खाने के बाद वहाँ से जा रहे होते हैं। यहीं पर एक एल्डर भी होती है, वो एल्डर वहाँ पर आते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद वो उन तीनों से कहते हैं तुम तीनों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। पर जो कुछ भी नुकसान हुआ है उस सारे की भरपाई हम लोग खुद से कर देंगे। तो वो तीनों इस टीचर से कहते हैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद फी चैंग हमारे क्लाउड से कहता है क्लाउड मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ, अब खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तुम्हारा शाओ कहता तो फिर ठीक है, हम सभी लोग अपनी अपनी अचीवमेंट्स को कंसोलिडेट करते हैं। हमारा शाओ फिर से अपने रूम में वापस आ जाता है। अपने रूम में वापस आने के बाद वो बैठ कर कल्टीवेट कर रहा था। कल्टीवेशन करते हुए हमें बताता है डीमन ब्लड पीने से उसकी स्पीड भी बढ़ती है और साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जितना ज्यादा वो डीमन ब्लड पीता है उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ और जान एनर्जी बढ़ती जाती है। हमारा शाओ कहता है मुझे फिलहाल के लिए टॉप जनरल लेवल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि मैं सोल्जर लेवल पर हूँ। मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करता हूँ तो मैं बहुत ही जल्दी एक टॉप लेवल का वॉरियर बन सकता हूँ और वॉरियर लेवल पर पहुंचने के बाद मेरी एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर मैं एक वॉरियर लेवल तक पहुंच जाता हूँ तो उसके बाद मैं एक जनरल लेवल के एक्सपर्ट के साथ बड़ी आसानी से फाइट कर सकता हूँ। शाओ उसके बाद आगे बढ़ता है, अपने कपड़े पहन लेता है और जाकर लिटिल मंकी से कहता है लिटिल मंकी तो जल्दी से मेरे साथ आओ, हम लोग बाहर ड्रिंक करने के लिए जाने वाले हैं। तो मंकी भी जल्दी से जाम करते हुए उसके कंधे के ऊपर बैठ जाता है। शाओ उसके साथ लाड खा रहा था, फिर साथ ही उसे कहता है हम दोनों को मिले हुए कितना लंबा अरसा हो चुका है। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैं तुम्हें लिटिल ब्रदर कहा करूंगा, लेकिन असल में तुम एक मंकी हो, तो फिर मैं तुम्हें क्या कहा करूँ। लिटिल मंकी कहना तो थोड़ा बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मुझे तुम्हारे लिए यहाँ पर एक नाम सोचना होगा क्योंकि तुम्हारे 6 कान है, तो क्यों ना मैं आज की बात से तुम्हें 6 ईयर कहा करूँ। तो मंकी भी उसकी बात सुनने के बाद काफी बुरा सा रिएक्शन देता है, जैसे कि उसको अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शाओ उसे कहता है तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम्हारा नाम 6 ईयर होने वाला है। साथ ही उसे कहता है चलो चलते हैं, जाकर हम लोग ड्रिंक करते हैं। फिर साथ ही वो क्लाउड फी से कहता है क्लाउड फी चलो मेरे साथ, हम लोग ड्रिंक करने के लिए जाने वाले हैं। और उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि इस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे चेहरे के ऊपर बैंडेजेस लगी हुई है। अगर मैं इस हालत में तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा तो लड़कियां मेरे बारे में देखकर क्या सोचेंगी, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। और उसे कहता है क्यों ना तुम बाहर जाकर कुछ ड्रिंक्स खरीद कर यहीं पर ले आओ, ड्रिंक और वाइन्स ले आना, हम लोग यहीं पर बैठ कर दिल भर कर पियेंगे, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा शाओ से कहता है अच्छा ठीक है फिर ऐसा ही करते हैं, मैं ड्रिंक्स खरीद कर लाता हूँ। वो वहाँ से बाहर चला जाता है और शाम के वक्त ये लोग टेबल के ऊपर बैठे होते हैं, उन लोगों ने ड्रिंक्स खरीद कर लाए होते हैं। हमारा क्लाउड अपने ग्लास को भरता है, उन दोनों से कहता है मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसे 2 भाई मिले हैं ना, हम लोग यहाँ पर अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा पक्का कर ले। आज हम लोग आपस में जाम टकरा कर आपस में एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम लोग एक दूसरे के स्वयं ब्रदर्स हैं। आज के बाद हम तीनों एक दूसरे के साथ हर एक चीज को शेयर करेंगे, फिर चाहे वो कुछ भी हो, ना दुख हो, दर्द हो, खुशी हो या गम हो, जो भी हो। तो उसे कहता हाँ ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लगता है तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, तो फिर ठीक है मैं भी यहाँ पर जो करने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अच्छी लगती है और स्कूल में तुम मेरे दोस्त हो, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर स्वयं ब्रदर बन जाए, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद है। ना शाओ भी उनसे कहता है मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो तीनों वहाँ पर अपने अपने जाम टकराते हैं और उसके बाद अपने जाम को पी जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर कसम खा लिया कि ये तीनों एक दूसरे के भाई बन जाएंगे। ये तीनों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूरी रात ड्रिंक ही करने वाले हैं और एक दूसरे के साथ इसी तरह के वादे करने वाले हैं कि एक दूसरे के साथ हमेशा साथ देंगे, गम में खुशी में किस्म के हालात में एक दूसरे का साथ देंगे। इसी वजह से ये बार बार यहाँ पर अपने ग्लास को उठाते हैं और बार बार से भी बात कह रहे हैं। यहाँ पर इन सारी बातों को मैं स्किप कर देता हूँ। इन पर जाम टकराते हुए हमारे क्लाउड से रहा नहीं जाता और बातों बातों के बीच में वो उनसे कह देता है चलो आज के बाद स्कूल में जितनी भी लड़कियां उन सभी को मिलकर डेट करेंगे। ये बात सुनते ही फी और जाओ दोनों उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर बुरा सा रिएक्शन देते हैं और फिर साथ ही वो तीनों वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। इसी हमारा नेक्स्ट सीन यंग मास्टर ची का दिखाया जाता है। यंग मास्टर ची अपने रूम में बैठा होता है, बहुत सा गुस्से में होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, इतनी स्पीड के साथ इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ये तो बहुत ही जल्दी किंग लेवल तक पहुंच जाएगा और मेरे हाथ से भी निकल जाएगा, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसके साथ उसकी जो लड़की होती है शायद इसकी नौकरानियां या जो भी है वो उसे कहती है बॉरलॉग जो कि पर्सिया डायनेस्टी का प्रिंस है, उनकी डायनेस्टी में 2 पावरफुल एल्डर्स हैं। क्या लगता है कि इतनी बुरी तरह से मार खाने के बाद एल्डर्स यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे। मुझे तो लगता है कि उनके एल्डर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, वो जाओ को मारने की कोशिश करेंगे। यंग मास्टर चीव से कहता हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, मैं उन दोनों को जानता हूँ, वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो दोनों हमारे टॉप 10 की रैंकिंग में आते हैं। जैसे एक तो अपनी क्लास का सबसे ज्यादा पावरफुल लड़का है, लेकिन उन दोनों में से एक इस वक्त सेक्युलेशन में है, वो सेक्युलेशन में बैठकर कल्टीवेट कर रहा है, जबकि दूसरा इस वक्त नो डीमन एबिस में है। अगर वो दोनों यहाँ पर वापस आ जाते हैं, जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद हमारे जाओजुई को उन दोनों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। हाँ अगर उसकी टीचर बीच में आ जाती है, टीचर सीटू बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, तभी वो बच पाएगा। उसकी नौकरानी आके पड़ती है और उसके कान में कुछ उसे मशवरा देती है। प्रिंस उसकी बात सुनने के बाद कहता है चलो फिर ठीक है बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। एक्सीन हमारे थर्ड प्रिंस का भी दिखाया जाता है। थर्ड प्रिंस के पास भी एक बंदा रिपोर्ट लेकर आता है और उसे सारी बात बता देता है कि प्रिंस बॉरलॉग और उसकी बहन के साथ क्या हुआ। जाओजुई और उसके दोस्तों ने उन लोगों को बहुत ही बुरी
तरह से पीटा है। इसी बात सुनने के बाद कहता है ज़ाओ जुई, लगता है कि ये हद से निकलता जा रहा है तो इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। एक सीन में फिर से ज़ाओ जुई के घर का दिखाया जाता है। ज़ाओ जुई और वी चैंग दोनों एकेडमी के लिए घर से बाहर निकलते हैं और क्लाउड को गाड़ी छोड़ देते हैं क्योंकि वो काफी जख्मी और घर पर रहने वाला है। वो उन दोनों को बाय बोल देता है। लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद क्लाउड सोच रहा होता है, लगता है कि टाइम आ चुका है मुझे उस फेवर को यूज करने का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपने आप को सीरियसली कल्टीवेट नहीं करवाता तो मुझे लगता है कि मैं इन दोनों से पीछे रह जाऊंगा और मुझे बार बार इनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता तो मुझे उन एल्डर से जाकर बात करना होगी। फिर साथ ही क्लाउड कहता है तो मुझे जाकर उस एल्डर से बात करना होगी, उसके बाद देखना मैं भी टॉप 10 की रैंकिंग में जरूर आऊंगा और हम तीनों ब्रो टॉप 10 की रैंकिंग में जरूर आएंगे। तुम्हारा ज़ाओ अकेडमी आने के बाद सीधा अपनी मास्टर सीटू के पास जाता है। वो मास्टर सीटू के रेजिडेंस में जाता है, दरवाजा खोलता है, कहता है मास्टर सीटू कहाँ पर हो, अब मैं तुम्हारे लिए आज क्या कर सकता हूँ। तो मास्टर सीटू उसके पीछे खड़ी होती है, वो उसे धक्का देती है और कहती है तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। साथ ही उसकी तारीफ करते हुए कहती है तुमने वहाँ पर जो भी काम किया उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, सभी लोगों को पता चल गया है कि मेरा डिसाइपल कितना महान है। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि टॉप 10 की रैंकिंग में तुम्हारा फर्स्ट नंबर आए। ज़ाओ सोच रहा होता है ये टाइग्रेस यहाँ पर इतनी अच्छे से मूड में क्यों बात कर रही है, लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ सीक्रेट चल रहा है। ज़ाओ अपनी मास्टर से कहता है मास्टर उन लोगों ने मुझे फोर्स किया था उनके ऊपर अटैक करने के लिए क्योंकि वो मेरे दोस्त को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे। फिर साथ ही हमारा ज़ाओ अपनी मास्टर से कहता है मास्टर लेकिन ऐसा यहाँ पर रूल होना चाहिए, ये सारे के सारे सीनियर से जो कल हमारे साथ फाइट कर रहे थे वो सीनियर से यहाँ पर आपको रूल बनाना चाहिए कि सीनियर्स जूनियर्स को तंग नहीं कर सकते, ना ही उनको बुली कर सकते, ना उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। सीटू से कहती है जहाँ पर इसी तरह का रूल है कि सीनियर्स जूनियर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कोई भी एल्डर देखने के बाद भी यहाँ पर एक्शन नहीं लेता। लेकिन सभी एल्डर्स को लगता है कि अगर सीनियर्स जूनियर्स के ऊपर अटैक ना करें, उनको बुली ना करे तो जूनियर स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। जब तक वो उनके ऊपर बुली नहीं करेंगे तब तक जूनियर्स अपनी पावर्स को रिलीज नहीं करेंगे और उन्हें पता नहीं चलेगा कि इस माहौल में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। इसी वजह से कुछ एल्डर्स ये सोचकर उनको रोकने की कोशिश नहीं करते, जबकि कुछ एल्डर्स ये सोचकर उनको रोकने की कोशिश नहीं करते क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कानून से ऊपर हैं। जब आपके पास स्ट्रेंथ होती है तो आपको किसी का भी डर नहीं होता, ताकि एल्डर्स भी आपको रोक नहीं सकते। ज़ाओ जी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इसका मतलब यह है कि जब मेरे पास स्ट्रेंथ होगी इसका मतलब यह है कि मैं भी कानून से ऊपर हूँगा, मेरे सामने किसी को बुली नहीं कर पाएगा। साथ ही ज़ाओ कहता है मुझे लगता है कि डीमन क्लैन में बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब उनका डीमन एम्परर होता है उसके सामने कोई भी अपनी जुबान नहीं खोल पाता, वो सभी लोग उससे डरते हैं। सीटू से कहती है क्या तुम्हें ये बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि यहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। ज़ाओ से कहता है नहीं मास्टर सीटू ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस दुनिया में जिंदा वही रह पाते हैं जो कि सबसे ज्यादा फिट होते हैं, क्योंकि कमजोर यहाँ पर मारे जाते हैं। तो मास्टर सीटू हमारे ज़ाओ से कहती है एक बार तुम होपलेस डीमन एबिस के अंदर से अपना टेस्ट कंप्लीट करने के बाद वापस आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ अरीना में भेजूंगी। मुझे ये बताओ क्या तुम लाइफ एंड डेथ अरीना में जाकर कंप्लीट करना चाहोगे। हमारा ज़ाओ कहता है ये क्या, आप मुझे कौन सी जगह पर भेजने वाली है, ये कौन सा अरीना है। सीटू से बताती है हमारे यहाँ पर एक बैटलफील्ड है जिसको लाइफ एंड डेथ अरीना कहा जाता है, वो बहुत ही स्पेशल बैटलफील्ड अरीना है। कैसी जगह है जहाँ पर न सिर्फ हमारी डायनेस्टी के लोग आपस में फाइट करते हैं बल्कि दूसरी डायनेस्टी से आए हुए लोग भी आपस में फाइट कर सकते हैं, यानी कि तुम किसी दूसरी डायनेस्टी के लड़कों से फाइट कर सकते हो। लेकिन उस फाइट का रूल ये होता है कि दोनों में से एक मरेगा और दूसरा जिंदा रहेगा, जो जिंदा रहेगा वही इस कंपटीशन को जीतेगा, वो इस फाइट को जीतेगा। अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर ये बैटल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तुम्हें लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट करना पड़ेगी, लेकिन वहाँ से बहुत ही कम लोग जिंदा बचकर वापस आ पाते हैं। इसी वजह से तुम्हें सोच समझ कर ये फैसला लेना होगा। आज से 3 महीने के बाद जब तुम अपने डीमन एबिस वाले टेस्ट को पूरा करने के बाद वापस आओगे मैं तुम्हें वहाँ पर भेजूंगी। उसकी बात सुनने के बाद कुछ कहने लगता है तो मास्टर से कहती है अभी के लिए रहने दो, फिलहाल के लिए तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि होपलेस डीमन एबिस में जाकर कैसे मॉन्स्टर्स का मुकाबला करोगे और अपने आप को कैसे सर्वाइव करवा पाओगे। बाद जब तुम वापस आओगे फिर इस बारे में सोचेंगे। साथ ही मास्टर सीटू से कहती है कल तुमने वहाँ पर 2 सीनियर स्टूडेंट्स को हराया था, वो दोनों ही सीनियर स्टूडेंट अपनी गलती को मानने और साथ ही वो तुम्हें बदले में कंपनसेशन देने को तैयार है। मुझे बात सुनते ही कहता है क्या वाकई में वो मुझे कंपनसेशन देंगे, क्या वो मुझे हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक्स दे सकते हैं या फिर हाई लेवल के वेपन्स दे सकते हैं। मास्टर सीटू से कहती है बेवकूफ कहीं कि अगर उनके पास हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक होती या फिर वेपन होते तो फिर वो तुमसे क्यों हारते, वो तुम्हें आसानी से हरा सकते थे। हमारा ज़ाओ कहता है अच्छा ठीक है, फिर ठीक है उन लोगों से कहना कि मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए, जो भी हो सके वो जड़ी बूटियां उनसे ले लेना, मुझे बदले में यही चाहिए। इसके बाद हमारा ज़ाओ वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है, वो बाजार में से वापस की तरफ आ रहा होता है तो लड़कियां वहाँ पर जो खड़ी होती है वो उसे देखकर बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, ये ज़ाओ जुई है। ज़ाओ जुई यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, इसी वजह से लड़कियां भी उसकी तारीफें कर रही होती है। ज़ाओ एक दुकानदार के पास जाता है, जाकर उसके पास से कुछ एलिक्सर्स खरीद रहा होता है, वो उसे 40 कहता है लेकिन ये उसके साथ बहस करके उसके पास से 30 में ले रहा होता है। ज़ाओ जब वहाँ पर से एलिक्सर खरीद कर साइड पर मुड़ता है तो वहीं पर साथ ही एक बंदा बैठा होता है, एक बुढ़ा मास्टर अपने सामने कपड़ा बिछाया होता है और उसके ऊपर पत्थर रखे होते हैं। मंकी जैसे उसकी तरफ देखता है आंखें वहाँ पर चमकना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो उन पत्थरों को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हमारे ज़ाओ को उसके बालों से खींचकर पीछे की तरफ खींच रहा होता है और उसे कहता है जल्दी से यहीं पर रुको। ज़ाओ उसे कहता है तुम्हें क्या हो गया बंदर, तुम्हें पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो। जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतरता है और जल्दी से जाकर उन पत्थरों की तरफ इशारा करते
हुए उसे कहता है सक्रीज सक्रीज, यानी कि मुझे ये चाहिए, इनको खरीद कर दो। हमारा शाओ से कहता है बंदर कहीं के, ये तो सिर्फ और सिर्फ पत्थर है, तुम्हें ये क्यों चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। जबकि मंकी उसके पाँव के साथ लिपट जाता है और उसे कहता है सक्रीज सक्रीज, मुझे ये चाहिए, मुझे अभी चाहिए। गली में मौजूद बाकी के सारे स्टूडेंट हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि इसका बंदर पागल हो गया है, ये गली में बैठे हुए एक बंदे से पत्थर खरीदना चाहता है। हमारा शाओ कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो उस बुढ़े मास्टर से कहता है सर ये पत्थर कितने के हैं। बुढ़ा मास्टर भी यहाँ पर बिल्कुल भी रियायत नहीं करता। वो उसे कहता है अगर तुम्हें ये पत्थर खरीदने हैं तो तुम्हें मुझे सिर्फ 10,000 गोल्ड कॉइंस देने होंगे और ये पत्थर तुम ले जा सकते हो। ये बात सुनते ही हमारा शाओ चीख मारता और कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, मैं पत्थरों के बदले में तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइंस क्यों दूंगा। यहाँ पर इन पत्थरों की क्या मिस्ट्री है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।